हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन बट विदाउट एनी फियर। और इस फियर, इस स्ट्रेस और इस एंजाइटी को दूर करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से मेहनत यानी कि एफर्ट्स लगाने होंगे। और इसी मेहनत और एफर्ट्स की श्रृंखला में हम लोग फ़िलहाल ज्योग्राफी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट ऑफ ओशंस। मूवमेंट ऑफ ओशंस दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन। मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट दिए हैं और भगवान की कृपा से तीनों बार में ही मेरा प्रीलिम्स आसानी से हो गया। और मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों की हेल्प की जाए जो प्रीलिम्स से जिनको थोड़ा डर लगता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मूवमेंट्स ऑफ ओशन से रिलेटेड एमसीक्यूज। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको जो ओशन करेंट्स हैं उनके बारे में कुछ बता दूं। लार्जली आपको पता होगा, बस आपको ये आइडिया होना ज़रूरी है कि कौन सा ओशन करंट कहाँ फ्लो करता है। तो सादा पेज तो हमारे पास नहीं है इसमें, चलिए इसी में ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। ये है यूएस, और ये है आपका, ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। और इधर कहीं है आपका अफ्रीका, तो एशिया वाला पार्ट शायद नहीं बन पाएगा इसमें। और इधर है यूरोप, ठीक है। चलिए एशिया वाला भी बना लेंगे, पर पहले इधर समझ लीजिए क्या क्या हो रहा है। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है आपका यूरोप, ये है अफ्रीका, ठीक है। ये लगभग इक्वेटर यहाँ से पार हो रहा है, ठीक है। और इक्वेटर के पास इधर चल रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इधर साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एशिया। इधर आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इधर हो जाएगा आपका एशिया, इधर इंडिया और इधर जापान, इधर ये सब कंट्रीज, यहाँ पे थोड़ा सा श्रीलंका, और इधर कुछ आपके ये इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया जो बेसिकली मलेशिया, और जो इंडो चाइना जिसको बोलते हैं हम लोग, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये सारे कंट्रीज इधर हो गए, ठीक है। अब देखिए, आपको ध्यान में ये रखना है कि ये ओशन है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। और ये ओशन है अटलांटिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन का ये नॉर्थ पैसिफिक हो गया, ये साउथ पैसिफिक हो गया। अब यहाँ पर ये जो करंट इधर जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूरोसियो करंट। ये एक वार्म करंट है। ऊपर से करंट आएगा जो है क्यूराइल करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है। फिर इधर एक करंट जाएगा जिसको बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। फिर यहाँ पर करंट एक आएगा जो कि कोल्ड करंट है, इसको बोलेंगे कैलिफोर्निया करंट, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से ये हो गया आपका साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न बाउंड्री है, तो इधर हो गया ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। इधर है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इसका नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और इस करंट को बोलेंगे हमबोल्ड करंट या फिर पेरू करंट, और ये एक कोल्ड करंट है, ठीक है। इस तरह से इस अटलांटिक ओशन में देखिए, ये हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इधर जाएगा, तो इस यहाँ पर इसको बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, इसको गल्फ स्ट्रीम बोलेंगे। ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनलैंड है, इधर से आएगा फाकलैंड करंट, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इसको बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये नीचे आएगा, इसको बोलेंगे कैनरी करंट, कैनरी करंट एक कोल्ड करंट है, ठीक है। अब यहाँ फिर एक इधर भी करंट जाता है जिसको नॉर्वेजियन करंट बोलते हैं, नॉर्वेजियन करंट एक वार्म करंट है। अब यहाँ देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ नीचे आया, यहाँ पर छोटा सा साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ठीक है। तो ये नीचे आया, ये है ब्राजीलियन करंट, ठीक है। ये ब्राजीलियन करंट हो गया। फिर आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट,
और ये अफ्रीका के पास इधर आ जाएगा, इसको बोलेंगे बेंगुएला करंट। बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट। और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इधर से थोड़ा पार होकर के इधर चली जाएगी, इसको बोलेंगे फाकलैंड करंट। ये कोल्ड करंट है, बेंगुएला भी और फाकलैंड भी। फाकलैंड ध्यान रखिएगा, ये इसको पार करके इधर जाती है, ठीक है, और बेंगुएला करंट यहीं से मुड़ जाती है, ठीक है। बाकी ये आपका इंडियन ओशियन वाला थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बट ये है रफली आपके सारे ओशियानिक करेंट्स, ठीक है। इंडियन ओशन वाला थोड़ा कवर नहीं हो पाया है। तो इंडियन ओशन में नॉर्थ साइड में तो क्या होता है, जो मानसून करेंट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और साउथ इंडियन ओशन में क्या होता है, यहाँ से आया, यहाँ इंडिया से आगे इधर आया, ये है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, वही करंट इधर आएगा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और साउथ इक्वेटोरियल करंट भी वैसे ही आएगा। और यहाँ नीचे जो करंट आएगा इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे अगुलहाज करंट। ये जो यहाँ आ रहा है अफ्रीका के ईस्टर्न मार्जिन पर नीचे जो आ रहा है उसको बोलेंगे अगुलहाज करंट। और फिर ऐसे इधर जाएगा, उसको वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ही बोलेंगे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ही बोलेंगे। तो ये रफली आपको ये सारे ओशन करेंट्स एक अगर खाली पन्ना दे दिया जाए तो बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए आपको आना चाहिए खुद से, इंक्लूडिंग मैप, ठीक है। चलिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द ओशियन ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन ओशियन वाटर, ठीक है। तो ओशियन वाटर में ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों, इट इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन ओशियन टेम्परेचर्स। नहीं, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है। देखो गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है, लेकिन अगर कोई सॉलिड होता है जैसे सॉल्ट होता है तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन सैलिनिटी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। जैसे जैसे सैलिनिटी बढ़ाते हैं, यानी कि सॉल्ट, डिजॉल्व्ड सॉल्ट की मात्रा वाटर में बढ़ते जाती है, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उसमें घटती जाती है। मतलब ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व होगा, सॉल्ट अगर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम हो जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो भी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, 1 का ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है आपसे। पहला स्टेटमेंट है सैलिनिटी इंक्रीजेज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल एंड द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। दोस्तों अगर ऐसा होता तो सैलाइन सॉइल्स जो होते हैं वो बेटर सॉइल होते हैं, ठीक है। बट सैलाइन सॉइल्स आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो क्रॉप के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है। तो ये पोरोसिटी बेसिकली बढ़ाते नहीं है, धीरे धीरे क्या करते हैं, पोरोसिटी उसकी घटाते जाते हैं, ठीक है। और इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। फिर दूसरा देखिए, एस्टुअरीज हैव लोअर सैलिनिटी देन ओपन ओशंस। देखिए यहाँ पर ओशन है, ऐसे ऐसे टब जैसा नहीं होता ओशन, ठीक है। और इधर से एक नदी आ रही है, नदी अगर सीधे इसमें बिना डेल्टा के ऐसे नीचे अंदर घुस गई तो इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं एस्टुअरीज। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, एस्टुअरीज बोलते हैं। और एस्टुअरीज में देखिए क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर दोनों मिक्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ओपन ओशन है उससे इसकी सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली इज द इनकरेक्ट आंसर। यहाँ सी दिया हुआ है लेकिन ये सी गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सेकेंड इनकरेक्ट नहीं है, सेकेंड है करेक्ट। यहाँ लिखा हुआ भी है एस्टुअरीज हैव लेस सैलिनिटी कंपेयर टू ओपन ओशंस, तो बिल्कुल ये सही एक्सप्लेनेशन सही है, यहाँ गलत लिखा हुआ है। आइए दोस्तों क्वेश्चन 3 देखते हैं। यहाँ पर भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिनरल रिसोर्सेस अवेलेबल इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, मैंगनीज नोड्यूल्स इन द इंडियन ओशन कवर अ लार्ज एरिया ओवर 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। दूसरा देखिए, दे आर फाउंड अलोंग द सेंट्रल इंडियन रीज। देखिए अगर आप लोगों को ये पता होगा, कुछ भी करेंट अफेयर्स आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, इस साल का नहीं पिछले किसी भी साल का, तो आपको पता होगा कि इंडिया को जो सेंट्रल इंडियन ओशन है वहाँ से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स
पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को माइन करने की परमिशन दी है किसने? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने परमिशन उसको दी है। तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ, जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और इस टाइप के जो मिनरल रिसोर्सेस हैं ये सेंट्रल इंडियन रीज में पाए जाते हैं। सेंट्रल इंडियन रीज मतलब इंडियन ओशन का सेंट्रल पार्ट, बीच का पार्ट, जहाँ पर आपके रियूनियन आइलैंड्स हैं और भी आइलैंड्स है, मॉरिशियस इत्यादि भी उधर आसपास में ही है, ठीक है। तो दे आर फाउंड, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड देखिए, वर्ल्ड ओशन काउंसिल इज द अथॉरिटी दैट एलोकेट्स लाइसेंस फॉर एक्सप्लोरेशन इन ओपन सीज। मैंने आपको बताया कि इंडिया को ये राइट किसने दिया है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने दिया है। इसका मतलब वर्ल्ड ओशन काउंसिल वो अथॉरिटी नहीं है जो कि एक्सप्लोरेशन का राइट्स देता है। एक्सप्लोरेशन का राइट्स देता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो थर्ड इन स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट को देखिए, मैग्नीज नोड्यूल्स इन द इंडियन ओशन कवर अ लार्ज एरिया ओवर 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए ये तो किसी को पता नहीं होगा कि 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऐसा कोई फिक्स नंबर, लेकिन सोचिए 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो नंबर है ये आपको कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है? मैं आपको बताता हूँ, इंडियन ओशन का टोटल साइज है 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इंडियन ओशन ही इतना बड़ा नहीं है 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडियन ओशन में 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितने एरिया में मैग्नीज नोड्यूल कहाँ से पाया जाएगा? इंडियन ओशन की साइज है, देखिए मुझे ये रटा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि सबसे बड़ा ओशन जो है पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन, इसका साइज है लगभग 170 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद है अटलांटिक ओशन, इसका साइज है लगभग 105 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इसके बाद है आपका इंडियन ओशन जिसका साइज है 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो जब 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडियन ओशन का ही एरिया है तो उसमें मैग्नीज नोड्यूल्स 100 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में कैसे पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। देख लीजिए, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन ओशियंस। तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है। कैसे डायरेक्शन चेंज करता है? कोई भी विंड हो, ठीक है, या वाटर हो, अगर फ्लोइंग विंड हो, फ्लोइंग वाटर हो तो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो डायरेक्शन को चेंज करेगा राइट हैंड साइड, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्शन को चेंज करेगा लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है। बट ये याद रखिए, नॉर्थ में राइट हैंड साइड, साउथ में लेफ्ट हैंड साइड। तो पहला देखिए, द कोरियोलिस फोर्स इंटरवेन्स एंड कॉजेज द वाटर टू मूव टू द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, लेफ्ट टू द साउदर्न हेमिस्फेयर, पहला बात बिल्कुल सही है, एंड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर देखिए, सरगैसो सी इज द रिजल्ट ऑफ सर्कुलर करंट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, बिल्कुल सही बात है। अब सरगैसो सी है क्या, ये देख लीजिए आप। सरगैसो सी है, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, और इधर हो गया कुछ ये आपका पता नहीं जो भी है, ये यूरोप है, ठीक है। अब यहाँ से आया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ से बना गल्फ स्ट्रीम, और ये आपका बन गया नॉर्थ, ये अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, केनरी करंट, ठीक है, केनरी करंट। तो ये अब ये इस बाउंड्री के बीचों बीच, इस बाउंड्री के बीचों बीच जो सी है, समुद्र है, ये समुद्र दोस्तों भले इसके चारों ओर लैंड बाउंड्री नहीं है, फिर भी ये समुद्र जो है अपने आसपास के एरिया से वाटर एक्सचेंज उतना ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है। ये एक तरीके से समुद्र की तरह है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए चारों तरफ यहाँ तो पानी की बाउंड्री है, लेकिन ये फील ऐसा ही होता है जैसे कि ये रियल बाउंड्री है, यहाँ का पानी बिल्कुल ऐसे जमा हुआ है एकदम यहाँ पर, ठीक है। और इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सरगैसो सी। तो ये सरगैसो सी कैसे बन रहा है? ये सरगैसो सी कोरियोलिस फोर्स के कारण बन रहा है। ये वाटर ऐसे घूमते जा रहा है, 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 और अंदर के पानी को क्या कर दिया, यहाँ लॉक कर दिया। तो सरगैसो सी कैसे बन रहा है? इज द रिजल्ट ऑफ सर्कुलर करंट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। सरगैसो सी कहाँ पर है? तो ये नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप के बीचों बीच में है, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में।
ठीक है। एनीवेज, तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। इसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग ओशन करेंट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अरेंज करना है। तो अब अगर आपके दिमाग में मैप नहीं है तो आप बिल्कुल इसका आंसर कर ही नहीं सकते, और अगर मैप है तो ये 1 सेकंड का काम है। यहाँ हम्बोल्ट करंट है, बेंगुएला करंट है, कैलिफोर्निया करंट है और केनरी करंट है। ठीक है, तो आप देखिए, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया साउथ अमेरिका, फिर ये हो गया अफ्रीका, और ये हो गया थोड़ा थोड़ा आपका यूरोप। जो भी है उस पर ध्यान मत दीजिए उसके मैप पर, बट यहाँ लोकेशन देखिए बस। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करें, कैलिफोर्निया करंट एक कोल्ड करंट है, यहाँ पर ये है कैलिफोर्निया करंट, और उसके बाद है हम्बोल्ट करंट, यहाँ ये कैलिफोर्निया करंट यहाँ नंबर 3 है। फिर है हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट यानी पेरू करंट, ये यहाँ पर है, ये है कि नंबर 1। ठीक है, फिर देखिए, फिर है कैनरी करंट, कैनरी करंट यूरोप के वेस्टर्न मार्जिन पर करती बहती है, ये है कैनरी करंट। ठीक है, ये इधर तक भी आती है, वैसे तो सहारा तक आ जाती है, इधर तक आती है कैनरी करंट। और फिर ये है आपका बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट ये आपकी अफ्रीका के वेस्टर्न मार्जिन पर ये करती है बेंगुएला करंट। तो ये है कैनरी करंट यानी ये है नंबर 4, और ये है बेंगुएला करंट यानी कि ये है नंबर 2। तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करिए, सबसे पहले आ रहा है 3, फिर आ रहा है 1, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 2, 3 1 4 2 इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसे मैप की जरूरत नहीं, आप खुद अपना मैप बना लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओशियन डिपॉजिट्स। तो ओशियन डिपॉजिट्स की बात की जा रही है। पहला देखिए, प्लेसर डिपॉजिट्स आर लाइटर मिनरल्स दैट हैव बीन वेदर्ड एंड इरोडेड। मैंने आपको बताया है कि प्लेसर डिपॉजिट्स जो है, जैसे प्लेसर डिपॉजिट्स में ही गोल्ड, सैंड और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो क्या ये लाइटर डिपॉजिट्स है? नहीं दोस्तों, ये हो गया हैवियर डिपॉजिट्स। प्लेसर डिपॉजिट्स आर हैवियर डिपॉजिट्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। अब आप दूसरा देखिए, इंडियन प्लेसर डिपॉजिट्स कंटेन द लार्जेस्ट मोनाजाइट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। मोनाजाइट सैंड जो होता है वो केरला और भी जो इंडियन कोस्टल बेल्ट है वहां पर पाया जाता है। और मोनाजाइट में, मोनाजाइट से हम लोग को मिलता है थोरियम, थोरियम विच विल बी यूज्ड इन द 3rd स्टेज ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्लान। तो इंडियन न्यूक्लियर जो एनर्जी का प्लान है उसके 1st स्टेज में यूज होगा यूरेनियम। ठीक है, और 2nd स्टेज में यूज होगा प्लूटोनियम, और 3rd स्टेज में यूज होगा दोस्तों थोरियम। तो थोरियम जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? मोनाजाइट सैंड में पाया जाता है, और मोनाजाइट सैंड का हम इंडिया के पास लार्जेस्ट डिपॉजिट है। तो इन 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 वे आप ये भी कर सकते हैं कि थोरियम का भी हमारे पास लार्जेस्ट डिपॉजिट है। तो बिल्कुल सही बात है। फिर देखिए, केरला कोस्ट है द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। थोरियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोनाजाइट सैंड। बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 2 3 एंड 4। देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करेंट्स इनक्लोज द सार्गासो सी। अब अगर आपको थोड़ा भी पता होगा तो आप बता सकते हैं कि सार्गासो सी को कौन कौन फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका बनाने की जरूरत नहीं, इधर है कुछ भी है, यूरोप है। यहाँ से आया आपका इक्वेटोरियल करेंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट, ठीक है। यहाँ पे आया गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर आया आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और यहाँ पर आई आपकी कैनरी करंट, कैनरी करंट। देखिए, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पर कहीं पूछ नहीं रहा है, ठीक है। बाकी गल्फ स्ट्रीम, हाँ गल्फ स्ट्रीम होगी, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होगी, और कैनरी करंट होगी। तो यही मिल करके क्या बना रहा है? सार्गासो सी बना रहा है। लैब्राडोर करंट जो है इधर से आता है, ये इस सार्गासो सी को फॉर्म करने में हेल्प नहीं कर रहा है दोस्तों, बस ये बात ध्यान रखिएगा,
ठीक है लैब्राडोर करंट भी एक कोल्ड करंट है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन का ही कोल्ड करंट है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सरगैसो सी, ठीक है, क्योंकि इस जाइरल, ये जो जाइरल बन रहा है ना, इस जाइरल की के कारण क्या बन रहा है, आपका सरगैसो सी बन रहा है, एंड लैब्राडोर करंट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस जाइरल, ठीक है। तो सेवेंथ का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए, ये है दोस्तों, यहाँ पर है सरगैसो सी, ठीक है, यह है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये बना गल्फ स्ट्रीम, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ये बना आपका कैंट्री करंट, ठीक है। बाकी इधर से लैब्राडोर करंट आ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बट ये मैप आप खुद बनाना सीख जाइए दोस्तों। आई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करेंट्स फेवर्स द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स। बिल्कुल सही बात है, वार्म करेंट्स अपने साथ मिनरल्स लेकर आते हैं, कोल्ड करेंट्स अपने साथ है, कोल्ड करेंट्स भी मिनरल लेकर आते हैं, और कोल्ड करेंट्स में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, ठीक है, तो ये एकदम फेवरेबल कंडीशन पैदा कर देता है प्लैंक्टन्स की ग्रोथ के लिए। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड देखिए, द कोल्ड ओशन करेंट्स हैव एन इफेक्ट ऑन डेजर्ट फॉर्मेशन कोस्ट रीजन्स ऑफ द सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स। ये बिल्कुल सही बात है, जो कोल्ड करेंट्स होती हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए ये ऑल ओवर द वर्ल्ड खूब बहुत सारे डेजर्ट्स बनाती हैं दोस्तों। अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिका में, क्या ही मैं मैप बना रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिए, इस रीजन में बनाती है ये कोल्ड करंट, यहाँ पर है कैलिफोर्निया करंट, और यहाँ पर ये डेजर्ट बनाती है जिसका नाम है सोनोरन डेजर्ट, ठीक है, सोनोरन डेजर्ट। उस तरह से जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पर ये डेजर्ट बनाती है, यहाँ पर करंट कौन सी, पेरू करंट भी एक कोल्ड करंट है, और यहाँ पर ये डेजर्ट बनाती है जिसका नाम है एटाकामा डेजर्ट, ठीक है। इसी तरीके से अफ्रीका की बात करिए, इधर से आई आपकी बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट भी एक कोल्ड करंट है, तो बेंगुएला करंट यह इस रीजन में बनाती है नामीब डेजर्ट, ठीक है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ये हो गया आपका इधर आ गया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट भी क्या है, एक कोल्ड करंट है, और ये भी यहाँ पर बनाती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट बनाती है। तो कोल्ड ओशन करंट्स जो बेसिकली डेजर्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। राइट आंसर क्या हो गया, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें से एक भी इनकरेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नॉर 2। देख लीजिए, यहाँ मैप बना हुआ है वैसे तो, ठीक है, ये पेरू करंट है जिसको हम बोल्ड करंट भी बोलते हैं, और ये बनाता है यहाँ पर एटाकामा डेजर्ट। ये कैलिफोर्निया करंट, और ये बनाता है यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट। ये है कैनरी करंट, ये भी एक कोल्ड करंट है, और ये यहाँ पर देखिए कौन सा है, सहारा डेजर्ट बना रहा है। ये है बेंगुएला करंट, और ये यहाँ पर बना रहा है नामीब डेजर्ट। फिर यहाँ पर है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, और ये इधर बनाता है आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं दोस्तों। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओशियन रिलीफ्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के क्या क्या फायदे हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो दे प्रोवाइड रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स, बिल्कुल सही बात है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास क्या होता है, खूब सारी फिशिंग होती है दोस्तों, पहला बिल्कुल सही। दे आर साइट फॉर फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स, आपको पता है कि जितने जैसे बॉम्बे हाई है, आलिया बेट है, हालांकि आलिया बेट तो रिवराइन आइलैंड है, ठीक है, लेकिन जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाले एरियाज हैं वहाँ से खूब सारा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की निकाला जाता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए, दे आर गुड सोर्सेस ऑफ पॉलीमेटालिक, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजेज द हाइट ऑफ टाइड्स, ठीक है, जैसे जैसे समुद्र की गहराई कम होती है तो उधर से आने वाली जो टाइड्स है उसकी हाइट बढ़ते जाती है, इसीलिए समुद्र के बीचों बीच में जब कोई जहाज रहता है उसको पता नहीं चलता है कि सुनामी आने वाली है, क्योंकि सुनामी की हाइट समुद्र के बीच में कम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे सुनामी आगे आगे चलकर कोस्ट के पास आएगा, ये सुनामी 10 मीटर 20 मीटर ऊंचे दीवार जैसी हो जाएगी दोस्तों, उसको देख करके ही भयावह मंजर नजर आता है। तो टाइड्स भी जब
समुद्र तट के पास आती है यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स के पास आती हैं तो उनकी हाइट बढ़ जाती है। तो नाइन्थ का फोर्थ भी करेक्ट आंसर है। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। तो देख लीजिए, देखिए दीज आर डीप वैलीज, डीप वैलीज सम कंपेरेबल टू ग्रैंड कैन्यन ऑफ द कोलोराडो रिवर। ठीक है, दे आर समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल सेल्स एंड स्लोप्स। ठीक है, ऑफन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ्स ऑफ लार्ज रिवर्स। अब ये मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पर नदी खत्म हो रही है वहाँ से शुरू होकर के समुद्र के कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स और स्लोप वाले रीजन तक को पार करने वाली, और ये है डीप वैली। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनियन। ठीक है, या कैनियन। और जिसमें से ये तो नाम ही दे दिया है ग्रैंड कैनियन के जैसा ही ये है कोई चीज़। तो ये क्या हो गया? सबमरीन कैनियन इज द राइट आंसर। बाकी सी माउंट क्या होता है? सी माउंट होता है ये अंडर वाटर माउंटेन होता है जिसका जो टिप होता है वो ऐसे नुकीला होता है। और बाकी गायट्स क्या होता है? गायट्स भी अंडर वाटर माउंटेन है लेकिन जिसका टिप जो है नुकीला ना होकर के टिप उसका फ्लैट है, टिप फ्लैट है। ट्रेंचेज क्या है? ट्रेंचेज इज आर द डीपेस्ट पॉइंट इन एनी ओशन। ठीक है, जहाँ जो कि कैसे बनते हैं? बेसिकली दो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के टकराने से बनते हैं। यहाँ पर क्रस्ट का लॉस होता है और वहीं पर आपकी बनती है ट्रेंचेज एंड डीप्स। ट्रेंचेज एंड डीप्स इसको बोलते हैं। जैसे चैलेंजर डीप इज इन द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन, ऐसे करके आपको याद रहना चाहिए। तो 10th का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, सबमरीन कैनन इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, क्वेश्चन 11th देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखिए। कोल्ड करेंट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एट हायर लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ये अमेरिका है, इधर से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये लगभग इक्वेटर के पास चल रहा है ये करंट। अब ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो शुरू में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पर जो लो लैटिट्यूड पर ईस्ट कोस्ट पर, ये ईस्ट कोस्ट है, जो करंट फ्लो होगा वो होगा वार्म करंट। ठीक है, लेकिन इसी ईस्टर्न मार्जिन पर ही जैसे ऊपर से करंट आ रहा है जिसका नाम है लैब्राडोर करंट। तो भले ही कॉन्टिनेंट का ये ईस्टर्न मार्जिन ही है लेकिन हायर लैटिट्यूड पर यहां पर होगा कोल्ड करंट। तो वही बोल रहा है कोल्ड करेंट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स एट हायर लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर देखिए, वार्म करेंट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स। तो बिल्कुल सही बात है कि ईस्ट कोस्ट पर ये लो और मिडिल लैटिट्यूड है ना, लो एंड मिडिल, ये है गल्फ स्ट्रीम, ये इस करंट का नाम है गल्फ स्ट्रीम। और ये कहाँ फ्लो कर रहा है? लो एंड मिडिल लैटिट्यूड पर फ्लो कर रहा है। तो लो एंड मिडिल लैटिट्यूड पर वार्म करंट फ्लो करता है, ये भी सही बात है। तो 11th का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। बाकी किसी भी आप जगह पर देख लीजिएगा, जापान के पास भी आप देखिएगा तो क्या होगा? इधर जापान है, ये एशिया इधर खत्म हो रहा है, पता नहीं कैसे खत्म हो रहा है। ठीक है, इधर चाइना है, जापान है, जो भी है, रसिया है। इधर से नीचे से जाएगा क्यूरोसियो करंट, जो कि क्या है? एक वार्म करंट है। और ऊपर से एक करंट आता है जिसका नाम है क्यूराइल करंट, और या फिर इसी को हम लोग ओयासियो करंट भी बोलते हैं। क्यूराइल और ओयासियो, क्यूराइल रसियन लोग बोलते हैं, ओयासियो शायद जापानीज लोग बोलते हैं। इस टाइप का कुछ इसमें कहानी है। तो क्यूराइल या ओयासियो करंट क्या है? ईस्टर्न मार्जिन पर ही दोनों करंट है, क्यूरोसियो भी और क्यूराइल भी। लेकिन क्यूरोसियो लो लैटिट्यूड पर है और ये वार्म करंट है। ठीक है, और क्यूराइल हाई लैटिट्यूड पर है और ये एक कोल्ड करंट है। तो बेसिकली 11th का दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। अब मैप इसको आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए, कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज द सैलोवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने बोल रहा है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज द सैलोवेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। तो बिल्कुल, अब इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप ये देखते के साथ बता सकते हैं कि जब ओशन शुरू होता है सबसे पहले तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ, फिर स्लोप, फिर राइज, फिर एबिसल प्लेन।
ठीक है, तो सबसे सैलोवेस्ट पार्ट कौन सा है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर देखिए द विड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स रिमेन्स द सेम इन ऑलमोस्ट ऑल द ओशंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि अगर माउंटेन जो है कोस्ट के नज़दीक है तो वहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और अगर बहुत दूर है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहाँ पर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। जैसे लगभग 800 किलोमीटर बड़ा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कहाँ पर, साइबेरिया में, ठीक है, और लगभग नॉन एग्जिस्टेंट कॉन्टिनेंटल शेल्फ है कहाँ पर, इंडोनेशिया में। तो इसीलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ हर एक ओशन में इक्वल नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 12th का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं, विच स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग अबाउट माइनर ओशन रिलीफ फीचर्स इज करेक्ट। तो यहाँ माइनर ओशन रिलीफ फीचर्स हैं, उनके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है। जैसे रीजेज आर फॉर्म्ड अलोंग अ कन्वर्जेंट बाउंड्री, क्या ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। जो मिड ओशियानिक रीजेज होती हैं, ये एक प्लेट बाउंड्री है, ये एक प्लेट बाउंड्री, दोनों अगर एक दूसरे से दूर जाती हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, MOR बनता है, ठीक है। और जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इस प्लेट बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इस प्लेट बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर देखिए ट्रेंचेज आर फॉर्म्ड अलोंग अ डाइवर्जेंट बाउंड्री, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ट्रेंचेज कहाँ पर फॉर्म होते हैं, पहला तो गलत है, दूसरा देखिए ट्रेंचेज जब एक प्लेट बाउंड्री ऐसे एक प्लेट बाउंड्री ऐसे है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो एक प्लेट बाउंड्री नीचे जाएगा, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं सबडक्ट करेगा। सबडक्शन के केस में क्या होगा, इस यहाँ पर क्रस्ट की मेल्टिंग होगी, क्रस्ट का लॉस होगा, और यहीं पर बनेगा आपका एक ट्रेंच बनेगा, ठीक है, और इधर कहीं पर आपके वोल्केनो जाएंगे। तो ट्रेंचेज जो है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री पर नहीं मिलते हैं, वो कन्वर्जेंट बाउंड्री पर मिलते हैं, तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल्सो इनकरेक्ट। फिर थर्ड देखिए कैनियंस आर ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। देखिए कैनियंस क्या है, वैली है, ठीक है, गहराई है, गहराई कैसे क्रिएट होगी, गहराई क्रिएट होगी आपके इरोजन से, ठीक है, तो सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डी, नन ऑफ द एबव, कोई भी इसमें स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। 13th का आंसर भी नहीं है और 14th का क्वेश्चन भी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ ओशंस, यानी ओशंस की सैलिनिटी को इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स चेंज करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो पहला देखिए इवापोरेशन, बिल्कुल इवापोरेशन से सैलिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रेसिपिटेशन से सैलिनिटी घट जाएगी, तो ये तो सही है। टेम्परेचर ऑफ द रीजन, इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन होगा किस कारण, टेम्परेचर के कारण, तो सेकंड इज ऑल्सो राइट। लैटिट्यूड कम रहेगा तो टेम्परेचर हाई रहेगा, लैटिट्यूड हाई रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा, तो दिस इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग। ओशियन करेंट्स, अब ओशियन करेंट्स भी क्या करेंगे, आपके सैलिनिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। डेंसिटी, जो कोल्ड वाटर होती है उसकी डेंसिटी अधिक रहती है, जो वार्म वाटर रहती है उसकी डेंसिटी क्या रहती है, कम रहती है, तो डेंसिटी भी ऑफ वाटर भी क्या कर सकती है, मतलब ओशन वाटर के मिक्सिंग में हेल्प कर सकती है एंड इन ए वे सैलिनिटी को चेंज कर सकती है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर कोस्ट लाइन कन्फिग्रेशन, यानी कोस्ट लाइन ऐसा है कि ऐसा है, इससे सैलिनिटी को कोई लेना देना नहीं है, तो 6 तो इसका नहीं होगा दोस्तों। 15th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 एंड 5 ओनली। तो देख लीजिए क्वेश्चन 16 देखते हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अक्रॉस ओशियन वाटर्स। बेसिकली ये लैटिट्यूडिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा है दोस्तों, यानी जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, से लेकर 90 डिग्री लैटिट्यूड साउथ तक, ये नॉर्थ तक, या फिर नीचे 90 डिग्री साउथ तक जाते हैं, तो ओशियनिक टेम्परेचर में क्या क्या चेंज आता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला देखिए द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर। दोस्तों हमें से याद रखिएगा कि हाइएस्ट टेम्परेचर जो होता है ओशन वाटर का वो होता है लिटिल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ठीक है, 2-3 डिग्री 4 डिग्री नॉर्थ पर ये हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। इसका कारण कुछ बहुत सारे हैं, तो मेन इसमें कारण ये है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है
वो है आपका लैंड डोमिनेटेड हेमिस्फेयर। तो इधर जो है ये ज़्यादा हीट रिटेन करता है, बस ऐसा आप ध्यान में रखिए कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ओशियन का वो एग्जैक्टली इक्वेटर पर नहीं है, इक्वेटर के थोड़ा सा नॉर्थ पर है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड देखिए, द ओशियन वाटर्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आर वार्मर देन दोज ऑफ द साउदर्न हेमिस्फेयर। दिस इज टोटली करेक्ट, क्योंकि क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज लैंड डोमिनेटेड, ठीक है। तो 16th का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर बट दे आर रिकॉर्डेड अ लिटिल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। तो 16th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। देखिए, द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज रिकॉर्डेड एट 5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। इसका कारण क्या, एक और भी कारण है कि इक्वेटर के ऊपर हमेशा क्या होता है, बहुत सारा क्लाउड रहता है दोस्तों, तो वो सन रेज को रिफ्लेक्ट करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यानी नॉर्थ में जाते हैं जैसे जैसे, ठीक है, तो क्लाउड्स की मात्रा थोड़ी थोड़ी कम होती है, तो वहाँ पर सन रेज डायरेक्टली रिसीव होते हैं, तो वहाँ का पानी जो है थोड़ा ज़्यादा गर्म रहता है। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 17th देखते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेव्स इन ओशियन वाटर्स। तो विंड इज द मेन ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड वेव्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो वेव्स होते हैं उनको दो चीज़ें ही ड्राइव करती हैं, एक तो हो गया विंड, दूसरा हो गया ग्रेविटी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर देखिए, वेव्स ऑकर बोथ इन सरफेस एज वेल एज डीप ओशन वाटर। मैं बता दूं, जो ओशियानिक वेव्स हैं दोस्तों, दैट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट्स नॉट ओशियानिक करेंट्स। जो ओशियन करेंट्स होते हैं वो सरफेस करंट भी होते हैं और डीप ओशन करेंट्स भी होते हैं, लेकिन जो ओशियानिक वेव्स हैं ही सरफेस फिनोमिना, ठीक है। तो डीप ओशन वाटर जैसा कोई वेव नहीं होता है। सेकेंड इज इनकरेक्ट। फिर देखिए, द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव्स इज सर्कुलर। इसको आपको हमें बताना होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा देखिए, जैसे ये वेव बन रहा है, ठीक है। तो वेव बन कैसे रहा है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल है ये आगे वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी दिया, ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी दिया, ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी दिया, फिर ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी दिया, ये मॉलिक्यूल इसको एनर्जी दिया। तो ये काइंड ऑफ, देखिए पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन सर्कल कैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर जैसे है आपका क्रेस्ट है और यहाँ पर ट्रफ बन रहा है, फिर ये ट्रफ धीरे धीरे क्रेस्ट में बदलेगा, तो फिर ये इसको कंप्लीट करेगा, एकदम कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये एक सर्कल बनाएगा दोस्तों। तो द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बीनीथ द वेव्स इज सर्कुलर। तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा 17th का, ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली। देखिए, ये इसको दिया एनर्जी, ये इसको दिया, ये इसको दिया, इसको दिया। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन ये पानी जैसे जैसे ऊपर आएगा तो आपको देखने को मिलेगा ये सर्कल एक्चुअली कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये मोशन आपका क्या है, सर्कुलर है। क्वेश्चन नंबर 18th देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाइड्स इन ओशंस। तो ओशियानिक टाइड्स की बात की जा रही है। पहला देखिए, टाइड्स आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर्स। तो टाइड्स आर नॉट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। दोस्तों टाइड्स आपको पता है कि एक लो टाइड होती है, एक हाई टाइड होती है, तो ये क्या है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स है। पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, ईच प्लेस ऑन अर्थ एक्सपीरियंसेस 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स एवरी डे। देखिए, दिस इज नॉट ट्रू। देखिए, टाइडल साइकिल अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है डाइअर्नल साइकिल, यानी एक दिन में एक साइकिल होगी, ठीक है, यानी एक हाई टाइड और एक लो टाइड, ठीक है। और एक होती है सेमी डायर्नल साइकिल, यानी एक दिन में 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि एक हाई टाइड, एक लो टाइड, फिर एक हाई टाइड, फिर एक लो टाइड, ठीक है। तो हर जगह लेकिन ये सेमी डायर्नल साइकिल नहीं देखने मिलती। ठीक है, सेमी डायर्नल साइकिल में 2 साइकिल्स हो जाएगी, एक हाई टाइड, एक लो टाइड, फिर एक हाई टाइड, फिर लो टाइड, एक दिन के अंदर में। लेकिन कहीं कहीं पर आपको डायर्नल साइकिल देखने को मिलती है, यानी कि एक हाई टाइड और एक लो टाइड बस। तो ईच प्लेस ऑन अर्थ एक्सपीरियंसेस 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स एवरी डे, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, क्योंकि सम प्लेसेस इन अर्थ रिसीव ओनली 1 हाई टाइड एंड ओनली 1 लो टाइड इन अ डे, ठीक है। फिर देखिए, टाइड्स आर ए रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून ओनली। तो देखिए, थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या है
इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि टाइड्स जो आती हैं उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून यूज होता है, प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन यूज होता है, प्लस आपकी ग्रेविटी जो है ये सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आपका इसमें काम करता है। तो चलिए इसको हटा दे, सिर्फ ग्रेविटी की बात करें तो अर्थ मून के साथ साथ अर्थ सन की ग्रेविटी भी आपकी इसमें रोल प्ले करती है। इसीलिए जब सन, अर्थ और मून एक ही डायरेक्शन में रहते हैं तब जो टाइड होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग टाइड, क्योंकि इस स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, जो हाई टाइड है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है और जो लो टाइड रहती है वो बहुत ज़्यादा लो रहती है, ठीक है। लेकिन जब सन, अर्थ और मून ऐसे क्वाड्रेंगल बनाते हैं, सन अर्थ और मून ऐसे क्वाड्रेंगल बनाते हैं, ठीक है, तो इस केस में जो टाइड बनती है उसको बोलते हैं निप टाइड। इस टाइम में हाई टाइड कम हाई होता है और लो टाइड कम लो होता है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो टाइडल साइकिल है उसमें कहीं ना कहीं सन और अर्थ की ग्रेविटी भी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो टाइड्स आर ए रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ओनली, दैट इज नॉट करेक्ट। 2 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, 1 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो 18th का राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव। ये डायग्राम आप प्लीज अभी बना करके समझिएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो। कौन से दिन में, मंथ में स्प्रिंग टाइड आता है, कौन से दिन में, मंथ में निप टाइड आता है, यानी लूनर साइकिल के कौन से डे में निप टाइड होता है, कौन से डे में स्प्रिंग टाइड होता है, ये प्लीज़ आप मुझे ऐसा करिए कि अभी कमेंट में बता ही दीजिए, ताकि ये आपके लिए टास्क हो जाएगा। एनीवे दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। तो आप इस चीज़ को बता करके फिर इस सीरीज को कंप्लीट करिए। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन फिनिश होता है। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस रिलेटेड काफ़ी सारे हेल्प मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।